लिखेंगे? अगर लिखेंगे तो हम लिखा भी देंगे। 30 दिन में ज्यादा से ज्यादा आपके एक टॉपिक होंगे, 2 टॉपिक होंगे आपके। लगभग सिलेबस में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के में भी लगभग 50 से 60 टॉपिक है। अगर भाई मेन तो चीज है, आप हमारे लिए कितने दिन के लिए आए हो? इससे ज्यादा दिन के लिए आए हो क्या? आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए आए हो? 40। अगर आप 7 तारीख से भी आए हो तो हमारे पास कितने दिन के लिए आए हो? आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए आए हैं। तो 40 दिन में आपको भी पता है कि जो साल भर का सिलेबस है, अगर हम लिखवाना एक एक करके अगर लिखवाएं तो सिलेबस नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। फिर आप हमें क्या कहोगे? सर हम आपके घर वाले और आप क्या कहोगे? सर आपने हमारा सिलेबस ही नहीं करवाया, गाड़ियां दोगे। वो हम कैसे करवाएंगे सिलेबस? आपको क्या देंगे? नोट्स देंगे। हर एक टॉपिक जो आपके नोट्स में है उसको हम क्या करेंगे? पर डे का समझेंगे, तब जाके अपना सिलेबस क्या होगा? कवर होगा। आप कहीं पे भी जाओगे कोचिंग करने, कहीं पे भी आप गए हो, कहीं पे भी आपका दोस्त गया हो, पूछ लेना किस तरीके से सिलेबस होता है और किस तरीके से सिलेबस नहीं होता है आपके दोस्तों से। ठीक है, तो अभी हेडिंग डाल लेना भैया। ये आपको मैंने पढ़ा दिया था पोषक तत्व। तो कल आपने लिख लिए थे आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। और 17 में मैंने आपको बता दिया था कार आवाज नहीं। अब मैंने बवाल बताया, खूब आराम से शांत बैठे थे। अब थोड़ा सा दिमाग कहां कर लो, यहां कर लो, क्योंकि क्लासरूम में बैठते हो, मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से प्रेजेंट होना आवश्यक है, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो भरवंडी मारते ही दिखोगे अभी 15 दिन बाद में, फिर खूब भरवंडी मारना। तो कौन कौन से है आवश्यक पोषक तत्व? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगर किसी को इनके प्रतीक नहीं हो तो इनका पूरा नाम भी वो क्या कर सकता है? लिख सकता है। कि भैया आपसे पूछ ले, मैंने कई बार पहले जब कोचिंग करने आते थे तो मैंने पूछा फास्फोरस का प्रतीक क्या है? तो के पोटेशियम का प्रतीक क्या है? के पी। तो वहां पर प्रतीक भी पूछे जाते हैं। कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? कि एमजी। सही पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम का प्रतीक बता रहा है एमएन। आपको सही पता होना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और ये क्या है आपका? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सल्फर को क्या भी बोलते हैं? गंधक। हिंदी में क्या बोलते हैं? गंधक। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। CHO, NPK, Ca, MgS, ये आपके क्या है? आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा भी आपके 8 आवश्यक पोषक तत्व, उसको आपको कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक को आपको कल नहीं लिखा था, उस ट्रिक को लिख लो। फिर कल मने जन वी कु नी मो। अब ये ट्रिक तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन इस ट्रिक के आधार पर आपको एक एक शब्द का पता होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब सर ने क्या बताया था। तो आपको देखना, फिर का मतलब Fe आयरन, कल का मतलब क्लोरीन, मन का मतलब मैग्नीज, जन का मतलब जिंक, बी का मतलब बोरॉन, कु का मतलब Cu कॉपर तांबा जिसको बोला जाता है, नी का मतलब निकिल और एमओ का मतलब मोलिब्डेनम। तो ये आपको इस तरह से आवश्यक पोषक तत्व आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है। किस तरह से? वो लिखो। लिख लिया है? अब लिखो, निम्न में से आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। निम्न में से आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। ये दिख रहा है क्या? ये पेन के दूसरा चेंज करूं? दिख रहा है क्या? लिखना, निम्न में से आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन में लिखना, क्लोरीन, कार्बन, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम। तो क्या आंसर आएगा भैया? कोबाल्ट। आप ये मत सोचना कि सर ने तो कू लिखाया था तो इसका मतलब कोबाल्ट भी हो सकता है। उसका मतलब केवल क्या है? Cu, कॉपर है, तावा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तावा। तो यहां पर तावा भी आ सकता है, कॉपर भी आ सकता है और Cu भी आ सकता है। तो ये तो कौन सा पोषक तत्व है? आवश्यक है। लेकिन वहां पर आपको क्या ऑप्शन में आया है? कोबाल्ट, जिसका प्रतीक होता है CO। क्या होता है? CO, जो कि आपका आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। आवश्यक पोषक तत्व ये 17 है। इसके अलावा कोई सा भी पोषक तत्व ऑप्शन में आता है तो वो आवश्यक पोषक तत्व
नहीं है। तो ये तो हो गए कि भाई ये आवश्यक पोषक तत्व आपके है। उसके बाद में लिखना आवश्यक पोषक तत्वों का सामान्य वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों का सामान्य वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों का सामान्य वर्गीकरण। लिख लेना भाई, लिखते जाना, मैं समझा दूंगा। कितने पोषक तत्व आवश्यक? 17 है। इन 17 पोषक तत्वों का सामान्य वर्गीकरण किस प्रकार है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहला वर्गीकरण है कौन सा? आधारीय या संरचनात्मक पोषक तत्व, या इनको फ्रेमवर्क पोषक तत्व भी कहा जाता है। अब ये इनको आधारीय या फिर इनको संरचनात्मक या इनको फ्रेमवर्क पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले तो कौन कौन से हैं ये पोषक तत्व, तो लिख लेना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों के तीनों पोषक तत्व कैसे हैं? आधारीय है, संरचनात्मक है और कैसे हैं? फ्रेमवर्क पोषक तत्व है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आधारीय पोषक तत्व का मतलब क्या है, कि कोई भी पोषक तत्व मतलब कोई भी पौधा है, उसका आधार, संरचना का आधार कौन होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब अगर किसी भी पौधे के अगर शुष्क भार की अगर बात करें तो 45 और 6, तो कितना हो गया? लगभग 96% भाग इन तीनों पोषक तत्वों से मिला होता है। इसलिए इनको संरचनात्मक या आधारीय या फ्रेमवर्क पोषक तत्व कहा जाता है। कितने हैं फ्रेमवर्क पोषक तत्व? 3। कितने हैं? 3। उसके बाद में समझ के उतारना, बात मत करो। वृहद पोषक तत्व। वृहद का मतलब बड़े। कैसे पोषक तत्व? बड़े पोषक तत्व। और इनको इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रो। ध्यान रखना, इंग्लिश वाला बहुत जरूरी है। मैक्रो और पोषक तत्व को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट। कई बार ऐसे भी आ जाता है मैक्रो पोषक तत्व। मैक्रो पोषक तत्व वो बात नहीं, ध्यान रखना, अगर मेरे रडार में कोई सा आ गया बात करता हुआ, अगर नहीं पढ़ना है तो भग सकता है। पढ़ाते समय पर ध्यान रखना, अगर बात करता हुआ लड़कियां भी, कोई भी दिखनी नहीं चाहिए, मुझे ध्यान रख लेना। पहली बात बता रहा हूं, अगर नहीं पढ़ना, टाइम पास करना है तो नहीं, मेरी क्लास से पहले आउट हो जाया करो, क्योंकि मुझे वो स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता जो मैं पढ़ा रहा हूं या फिर कोई पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब करे। अगर नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, 50 है, 50 की जगह 20 पढ़ाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज को पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। हम यहां पर गर्मी में इतने लोग बैठे हैं तो ये कोई किसी टारगेट के लिए बैठे हैं, तो वो होना जरूरी है, नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो आधारीय संरचनात्मक पोषक तत्व पता चल गया। उसके बाद में वृहद पोषक तत्व, जिनको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोला जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। और इनको मैक्रो पोषक तत्व, कई बार पीछे का शब्द हिंदी में आ सकता है और आगे का शब्द किस में आ सकता है? अंग्रेजी में। ऐसे आ सकता है मैक्रो पोषक तत्व। तो ध्यान रखना, वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जिनको पौधों की कितनी 1 ppm से क्या होती है? ज्यादा आवश्यकता होती है, उन्हें कौन से पोषक तत्व कहा जाता है? वृहद पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व? वृहद पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो पोषक तत्व कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 6 होती है। वापस से इनको वृहद पोषक तत्वों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राथमिक पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व? प्राथमिक को मुख्य पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व? मुख्य पोषक तत्व। तो ध्यान रखना, CHO तो हो ही गया। उसके बाद में कौन सा बचा है? NPK। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक और मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से आपके? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये आपके कौन से पोषक तत्व है? प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, तो आपको 3 ऑप्शन तो इसमें से आ जाएंगे और 1 ऑप्शन किस में से आ जाएगा? इसमें से आ जाएगा या इसमें से आ जाएगा या और आने वालों में से आ जाएगा। तो वर्गीकरण बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, प्राथमिक और मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? ध्यान रखना, पहली बात तो ये कैसे पोषक तत्व है?
वृहद पोषक तत्व है। अब इनको प्राथमिक पोषक तत्व अलग से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पोषक तत्व है इनकी जब से अपन पौधों की क्या करते हैं, बुआई करते हैं, तब से लगाकर कटाई होती है, तब तक इन तीनों पोषक तत्वों की पौधों को क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए इनको कौन से पोषक तत्व कहा जाता है? प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद में प्राथमिक उधर हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा? द्वितीयक, और इसको बोला जाता है क्या? गौण पोषक तत्व। कौन सा पोषक तत्व? गौण पोषक तत्व। तो यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्या? CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर या गंधक जिसको बोला जाता है। अब ये तो हो गए आपके कौन से पोषक तत्व? वृहद पोषक तत्व। उसके बाद में मैंने आपको बताया था वृहद के अलावा एक और नाम होता है, उसे बोला जाता है क्या? सूक्ष्म पोषक तत्व। और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ये तो मैक्रो है। कौन सा है? मैक्रो का मतलब बड़ा, और इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो यहां पर आएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट, या अगर इसको हिंदी में अंग्रेजी में मिक्स रूप से करें तो माइक्रो पोषक तत्व। माइक्रो पोषक तत्व। माइक्रो पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 8 होती है। 8 के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। कौन सी? फिर कल मने जन भी कोनी। फिर कल मने जन वी कु नी और मो, ये आपके कौन से पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन से पोषक तत्व है? सूक्ष्म। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो ये 8 के अलावा अगर इनमें से या इनके भी अलावा कोई और पोषक तत्व आता है तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। केवल और केवल सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से? आपका फिर कल मने जन भी कोनी मो, ये 8 पोषक तत्व आपके कौन से पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो लिख लो, ये उतार दो अच्छी तरीके से। वर्गीकरण में से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। यार मुझे लग रहा तुमको कम दिख रहा है, तो क्या किया जाए? इसका बंद करूं क्या? सही है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व की ट्रिक आपको पता ही है। फिर कल माने जन भी कोनी मो, आपको याद रखना कितने हैं? 8 पोषक तत्व। लिख लिया? तो ये तो पोषक तत्वों का कैसा वर्गीकरण है? सामान्य वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण है? सामान्य वर्गीकरण। वृहद पोषक तत्व क्या होंगे? जिनकी पौधों को 1 ppm से अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करेंगे तो यहां पर पौधों को इनकी जरूरत कितनी होगी? 1 ppm से कम। ये किसका निशान है? कम का। अगर मान लो यहां पर आपसे बोले ऐसे निशान आ जाता है, तो क्या है इसका मतलब? दो बड़ा है कि एक? एक बड़ा है। कौन सा बड़ा है? एक। जिधर की तरफ मुंह, जिधर की तरफ मुंह वो क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अगर बात करें अपन, आगे कुछ नहीं है, तो 2 से ज्यादा, मतलब 2 से भी ज्यादा। अगर यहां पर ये आ जाए, मान लो 0 भी आ जाए, तो 0 क्या होगी? 2 से बड़ी होगी, आपको माननी पड़ेगी। अगर यहां पर ये नहीं है आगे, तो यहां पर 2 से क्या है? ज्यादा। अगर ये यहां पर ऐसे आ जाएगा तो 2 से कम। समझ गया मतलब? ये तो क्या है? इसका सामान्य वर्गीकरण। उसके बाद में लिखना मात्रात्मक आवश्यक, ये तो मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर तो ये। उसके बाद में लिखना कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। मिटा दूं ये? लिखना भैया कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ये ज्यादा दिख रहा है क्या? कौन सा दिख रहा है? पीड़े से लिख देता हूं। कार्य के आधार पर पोषक तत्व का वर्गीकरण, मतलब पौधों में ये पोषक तत्व क्या काम करते हैं उसके आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो लिखना सबसे पहले संरचनात्मक या आधारीय। ये आपको पता ही है क्या आएगा? कौन सा आएगा?
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसके आधार पर पढ़ रहे अपन? कार्य के आधार पर। उसके बाद में दूसरा लिखना, ऊर्जा संग्रहण एवं स्थानांतरण। ऐसे पोषक तत्व जो क्या करते हैं? ऊर्जा का संग्रहण करते हैं और ऊर्जा का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। तो उन पोषक तत्वों के लिए तो मैंने बताया था, एनर्जी का नाम लेते ही क्या याद आ जाना चाहिए? एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। पुरानी वाली नहीं, नए लोगों की नई पेंशन स्कीम। तो यहां पर क्या? ऊर्जा का नाम आते ही आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो है ऊर्जा संग्रहण और स्थानांतरण करने वाले पोषक तत्व है। उसके बाद में तीसरा लिखना, वाहक व नियंत्रक। ऐसे पोषक तत्व जो किसका काम करते हैं? वाहक का काम करते हैं और नियंत्रण का काम करते हैं। तो आपको मैंने बताया था, ये इसको तो आप याद ही कर लोगे, एनपीके, CAMG, यहां पर आपने एनपीएस को क्या कर दिया? हटा दिया। ये तो आपके ऊर्जा संग्रहण स्थानांतरण करने वाले हो गए। अब इसके अलावा जो बचे हैं वो कैसे हैं? वाहक और नियंत्रण करने वाले। ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो वाहक का और नियंत्रण का काम करते हैं, नियंत्रण का काम करते हैं? तो कौन से? CAMG। उसके बाद में तीसरा लिखना, उत्प्रेरण करने वाले। उत्प्रेरण करने वाले पोषक तत्व। तो यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको किसको ऐड कर लो? नाइट्रोजन को। किसको ऐड कर लो? नाइट्रोजन को। और जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व 8, वो सब के सब क्या करते हैं? उत्प्रेरण करते हैं। तो लिख लो नाइट्रोजन और फिर लिख लो फिर कल, मने, जन, वी, कु, नी और मो। लिख लो। लिख लिए? ये किसके आधार पर है भैया? कार्य के आधार पर। उसके बाद में लिखना, मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर। भाई वर्गीकरण किसका पढ़ेंगे? आवश्यक पोषक तत्वों का, लेकिन वर्गीकरण का प्रकार है वो अलग अलग होगा। तो अगला लिख लेना, मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। कि भाई पोषक तत्वों की पौधों को कितनी आवश्यकता होती है? मात्रात्मक मतलब कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर क्या है? वर्गीकरण है। सीधा सी बात है। एक तो कौन सा पोषक तत्व हो जाएगा? कौन सा? वृहद पोषक तत्व। अब इसमें आपको जो मैंने सामान्य वर्गीकरण लिखाया है वो भी याद है, तो इन वर्गीकरण को आप आसानी से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। तो सबसे पहले लिख लेना वृहद पोषक तत्व। और वृहद पोषक तत्व को क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। और इसमें क्या होगी? पौधों को इनकी आवश्यकता कितनी होगी? 1 ppm से अधिक। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख लो, पौधों को इनकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है। पौधों को इनकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है। वृहद या मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब इसमें आपको पता ही है कौन कौन से आएंगे? एनपीके, CAMG, उसके बाद में भी लिखना, पुनः इनको कितने भागों में बांट लो? 2 भागों में बांट लो। वही कौन कौन से आपके? प्राथमिक, और प्राथमिक के साथ में क्या लिख लो? मुख्य लिख लो। यहां पर केवल ज्यादा मैंने आपको बता दिया, याद रहेगा कि प्राथमिक क्या है? बुआई से कटाई तक आवश्यकता होगी। द्वितीय क्या है? केवल फ्लोवरिंग, फूल आएगा या फसल पकेगी तब द्वितीय पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो लिख लेना द्वितीय या कौन से? गौण। यहां पर लिख लेना NP और K, और यहां लिख लेना CAMG। हो गया। ये तो आपके कौन से पोषक तत्व है?
बृहद पोषक तत्व। उसके बाद में लिख लेना ये मिटा दूं क्या, लिख लो एक बार, लिख लिया, लिखो जल्दी। तो ये जरूर लिखना, बृहद पोषक तत्वों की पौधों को कितनी जरूरत होती है, 1 ppm से अधिक। अगर आपको ppm को किस में बदलना है, मतलब प्रतिशत को किस में बदलना है, ppm में बदलना है, तो डायरेक्ट सीधे रूप से आप क्या कर दो, 10,000 से गुणा दे दो। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। पाकिस्तान में लिख लो ऊपर, पाकिस्तान मतलब समझते हो, ऊपर वाला। कोई भी टॉपिक से हटके कोई चीज होती है उसको वहीं पे लिखा करो ऊपर। लिख लिए। दूसरा लिख लेना, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं अपन, मात्रात्मक आवश्यकता के आधार। दूसरा लिख लेना सूक्ष्म पोषक तत्व, इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इसमें वही आ जाएगा आपका, फिर कल बार बार में आराम से याद हो जाएगा, लेकिन आप तो लिख लो। और इनकी पौधों को कितनी जरूरत होती, 1 ppm से कम। उसके बाद में इसमें एक और अलग और प्रकार होता है, वो है अति सूक्ष्म। कैसा, अति सूक्ष्म, या उसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट या अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व। तो आपको पता चल गया कि बृहद पोषक तत्व क्या है, आपको पता चल गया कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि अति सूक्ष्म ऐसा कौन सा है, सूक्ष्म में भी जो कैसा है, अति सूक्ष्म, 1 ppm से भी कम, लगभग 1 ppb, पार्ट्स पर बिलियन। वो तो पार्ट्स पर मिलियन है, ये क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। तो इनकी पौधों को 1 ppb से भी क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। इन्हें क्या बोला जाता है, अति सूक्ष्म, या फिर अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, या अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व, या अल्ट्रा ट्रेस, ऐसे भी आ सकता है, अल्ट्रा ट्रेस पोषक तत्व। तो यहां पर कौन आएगा, मॉलिब्डेनम। कई बार एग्जामों में पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व अति सूक्ष्म पोषक तत्व है या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो वो कौन सा है, मॉलिब्डेनम। लिख लिया। लिख लिया क्या, मिटा दूं। तो ये तो किसके आधार पर हो गया भैया, मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर। उसके अलावा एक हेडिंग डालना, लाभदायक पोषक तत्व, यहीं पे डाल लेना लाभदायक पोषक तत्व, जिसको बोला जाता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। लाभदायक पोषक तत्व क्या होते हैं, लाभदायक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जो किसी विशेष फसल में क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। किसी विशेष फसल में क्या करते हैं, विशेष काम करते हैं। उन पोषक तत्वों को कौन से पोषक तत्व बोला जाता है, लाभदायक पोषक तत्व। लाभदायक पोषक तत्व की एक ट्रिक है, कोबसीना। क्या है, कोबसीना या कोवासीना। याद रखने की जरूरत है। ट्रिक ऐसे थोड़ी है कि आपको एग्जाम में लिखाएंगे कि इसकी ट्रिक लिखो, ये तो आपको याद करने का एक क्या है, जरिया है। ये थोड़ी लिखाएंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मार साहब ने क्या लिखाई थी कि फिर कल मने जानेगी भी कोनी, नहीं, वो तो आपको याद करने का एक जरिया है। तो कोबसीना, यहां पर लाभदायक पोषक तत्व कौन से हैं, कोबाल्ट, ये वेनेडियम का प्रतीक क्या होता है, केवल और केवल वी, और उसके बाद में एसआई और एनए। यहां पर को का मतलब कोबाल्ट, बी का मतलब वेनेडियम, एसआई का मतलब सिलिकॉन, और एनए का मतलब क्या, सोडियम। ये कैसे है पोषक तत्व,
लाभदायक है, आवश्यक पोषक तत्व ये नहीं है, ध्यान रखना। और लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। ये लिख लो, फिर इसकी परिभाषा भी लिख लेना। लिख लिया ये? इसमें लिखना ऐसे पोषक तत्व जो किसी विशेष फसल में लाभदायक कार्य करते हैं या विशेष कार्य करते हैं, लाभदायक या विशेष कार्य करते हैं, लाभदायक पोषक तत्व कहलाते हैं। अब ऐसे तो लिखने की जरूरत है नहीं कि लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या 4 होती है, ये तो आपने लिख ही लिया। अब ये कौन कौन सी फसल के लिए विशेष लाभदायक पोषक तत्व है, ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। कोबाल्ट पालक के लिए, किसके लिए? अगर आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा पोषक तत्व या लाभदायक पोषक तत्व पालक के लिए लाभदायक पोषक तत्व कहलाता है, तो कौन सा? कोबाल्ट। आपसे अगर पूछ ले वेनेडियम किसके लिए? दलहनी फसलों के लिए, किसके लिए? दलहनी फसलों के लिए लाभदायक पोषक तत्व है। अगर आपसे पूछ ले सिलिकॉन, तो ये चावल के लिए, किसके लिए? चावल, या जिसको धान बोलते हैं, या जिसको राइस बोलते हैं, या जिसको क्या बोलते हैं? पेड़ी। ये सभी किसके नाम है? चावल के। चावल का एक प्रकार है, रूप में परिवर्तन हो जाता है। चावल, धान, राइस, पेड़ी, ये सब एक ही नाम है। तो इनके लिए लाभदायक पोषक तत्व कौन है? सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। उसके बाद में सोडियम जो है चुकंदर के लिए, किसके लिए? चुकंदर के लिए एक लाभदायक पोषक तत्व है। तो यहां से भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुकंदर के लिए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व लाभदायक होता है, विशेष कार्य करता है, तो कौन सा है? सोडियम। अब क्या करता है भाई चुकंदर में? ये कि भाई चुकंदर में ऐसा क्या विशेष काम करता है, इसीलिए चुकंदर के लिए लाभदायक पोषक तत्व है। तो ध्यान रखना, चुकंदर में जो मीठेपन, किसके लिए? मीठेपन के लिए, परासरण नियमन के लिए कौन काम करता है? सोडियम काम करता है। इसलिए इसको चुकंदर के लिए कौन सा पोषक तत्व बोला जाता है? लाभदायक। सभी के लिए नहीं है, मैंने परिभाषा क्या लिखा है? किसी विशेष फसल के लिए क्या है? लाभदायक होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? लाभदायक। उसके बाद में सिलिकॉन, आपने देखा होगा चावल पूरे रात दिन पूरे सीजन किस में पड़ा रहता है? पानी में डूबा रहता है कि नहीं डूबा रहता? तब भी उसकी पत्ती गड़ती है क्या? नहीं गड़ती। क्यों नहीं गड़ती? क्योंकि वहां पर उसमें क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। इसलिए चावल, गन्ना, इनकी पत्तियों में सिलिकॉन अधिकता पाया जाता है, इसलिए इनकी पत्ती कभी भी पानी में डूबी रहेगी तो भी क्या नहीं होती है? गड़ती नहीं है। इसलिए चावल के लिए लाभदायक पोषक तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। आपको बता ही दिया, दलहनी के लिए तो वेनेडियम नत्रजन स्थिरीकरण का काम करता है, इसलिए उनके लिए क्या है? लाभदायक पोषक तत्व है। उसके लिए कोबाल्ट में, जो कोबाल्ट जो है पालक में, एक होता है साइनो कोबालमीन। क्या नाम सुना है? साइनो कोबालमीन क्या होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 जो होती है उसका नाम क्या होता है? रासायनिक साइनोकोबालमीन। तो विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए पालक में कौन जिम्मेदार होता है? कोबाल्ट। इसलिए कोबाल्ट के लिए लाभदायक पोषक तत्व कौन, सॉरी पालक के लिए कौन सा है? कोबाल्ट एक लाभदायक पोषक तत्व। लिख लिया? लिख लिया गए? ये फसल लिख ली, नीचे लिखनी पड़ेगी, ये परिभाषा लिख ली। उसके बाद में एक और लिखना, क्रियात्मक पोषक तत्व। लिखना भैया क्रियात्मक पोषक तत्व। अरे कोई अलग चीज तो नहीं पढ़ा रहे, कहीं तुम्हारे सिलेबस की नहीं हो, सिलेबस से बाहर ही पढ़ा रहे, आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर, यूं तो नहीं कहोगे कहीं? तो लिख लेना भैया क्रियात्मक पोषक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट। ध्यान रखना, अपने आप में इसका एक वैज्ञानिक है डीजे निकोलस। कौन सा? डीजे निकोलस, जिसने क्रियात्मक पोषक तत्व एक नाम दिया था। कब? 1961 में। अगर आपसे पूछ ले कि क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द किसने दिया, तो किसने दिया? डीजे निकोलस ने दिया। और कब दिया?
1961 में दिया। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 प्लस 4 बराबर कितना? 21। तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 21 है। लाभदायक की कितनी है? 4 है। आवश्यक की कितनी है? 17। तो लिख लो कैसे, ऐसे कैसी लिख लेना। क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द डीजे निकोलस नामक वैज्ञानिक ने सन 1961 में दिया। सन 1961 में दिया एवं इन्होंने बताया कि 17 आवश्यक वे 4 लाभदायक पोषक तत्वों को मिलाकर 21 पोषक तत्वों को क्रियात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। 21 पोषक तत्वों को कौन से पोषक तत्व कहा जाता है? क्रियात्मक पोषक तत्व। अगर आपसे पूछ ले कि क्रियात्मक कितने? 21। लाभदायक कितने? 4। आवश्यक कितने? 17। और कौन कौन से है ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। उसके बाद में एक और लिख लेना, गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। टाइम तो नहीं हो गया? अभी कहां हुआ यार, मोल लग नहीं रहा होगा। 15 मिनट है, यहां हो जाए काम। लिख लेना भैया, गतिशीलता के आधार पर। अरे आवाज नहीं। पोषक तत्व बार बार में लिखने से मजा नहीं आएगा, ऐसे लिख देता हूं, गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। अब ये जो मैं पौधा बनाऊंगा ना, ये आपको जितने भी आप पोषक तत्व पढ़ोगे उसमें बहुत ही आपको क्या दिखाएगा? रास्ता दिखाएगा गलत नहीं करने का। अगर इसको आप याद नहीं करोगे तो बहुत क्वेश्चनों को आप क्या करोगे? गलत करोगे। आपका जब टेस्ट होगा, अभी संडे को टेस्ट होगा, तो बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके आएंगे। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। जैसा पे पौधा बनाता हूं ऐसा बना सकते हो तो बढ़िया है, इससे अच्छा बना सकते हो तो वो आपकी कला है ना? तो बना लेना। कि ऊपर बनाऊं थोड़ा सा, है ना? ये लिख लिया, क्योंकि भाई मैं लड़की नहीं हूं जो अच्छा चित्र बना सकती हूं, नहीं है ना? बात नहीं भाई, समझ समझ के इसको उतार लेना। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, उस दिन भी बोला था कि ये पौधा बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे 2-3 स्टूडेंट बैठे हमारे पुराने, उनसे भी पूछ लो महत्वपूर्ण है कि नहीं है। बहुत सहायता करेगा आपकी ये पौधा। अगर नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। मोमबत्ती सी लगेगी तुमको अभी थोड़ा थोड़ा, है ना? अरे आवाज नहीं भैया, जितना आवाज कर रहा है उतना इधर ध्यान लगा लेगा ना तो कुछ पार पड़ जाएगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। घर वाले से कहो 1 महीना में क्या कर तो पापा, तो ऐसा नहीं कहना पड़ेगा ना। और वैसे तुमको पता है कि 1 महीने में सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन माँ कहेगो 1 महीना में, ऐसे बता नर्वस हो जाएगो कि 1 महीने में क्या करूं पापा, तो ऐसे नहीं कहना पड़े। तो इसको पढ़ लो। तुम अच्छा बनाना, मेरा अच्छा बनाना कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारा अच्छा बनना चाहिए। वो कहते हैं ना मेरा तो बुरा ही खूब है, तो मेरा बुरा ही खूब है, तुम्हारा अच्छा होना चाहिए ना।
कौन सा बात कर रहा है, मेरे से कर ले, कौन सा है भाई, आगे से कर रहा है कोई सा। ऐसे बार बार टोकते ना, वो कहते हैं कुत्ते की पूंछ को कभी सुधार नहीं सकते, तो फिर वो वाली कहावत हो जाती। तो मना कर रहा हूं कि मत बात करो यार, मजा नहीं आता फिर, ना तो तुमको मजा आ रहा बात करने में, आ रहा है कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा हो कि हम रात को नहीं कर सकते, अभी है कि भाई और हमको यहां से तो फिर बांध दिया जाएगा अलग अलग, पता नहीं साल भरों में मिलन होगा, वो गाने नहीं सुनते थे। तो ऐसा तो है क्या, ऐसा है क्या, कौन कौन सा बात कर रहा है अभी। तो ये पौधा है मैंने बना दिया है, और एक और पत्ती बना देता हूं, पहले नहीं बनाकर इन्हीं पत्तियों पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी पौधा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो सबसे पहले ऊपर से पत्ती आना स्टार्ट होती है कि नीचे से, नीचे से। तो नीचे बार यही है, यही है ना। तो यहां पर इसको हम कौन सी पत्ती मानेंगे, पुरानी मानेंगे। कौन सी मानेंगे, पुरानी। और जो पुरानी होगी वो कौन सी पत्ती है, निचली पत्ती है। पौधों में बहुत पत्ती नहीं होती, एक तो ऊपर की पत्ती होती है और एक नीचे की पत्ती होती है। इसके अलावा पौधों में अपने हिसाब से कोई पत्ती नहीं होती है। इसके अलावा अगर कोई पत्ती होती तो वो क्या होती है, कलिका। क्या होती है, कलिका। या फिर क्या हो सकती है, शिखर हो सकती है, और कोई पत्ती नहीं होती है। पत्ती तो केवल अपने हिसाब से अब तक कितनी है, दो, पुरानी, या फिर पुरानी कहेंगे तो इसको कौन सी कह देंगे, नई। निचली कहेंगे तो इसको कौन सी कह देंगे, ऊपरी। लेकिन पत्ती हम कितनी, केवल कितनी मानेंगे, दो मानेंगे। ऊपर वाली को तो हम क्या मानेंगे, केवल और केवल कलिका मानेंगे। और जहां पर क्या होता है, कोशिका विभाजन। क्या होता है, कोशिका विभाजन। आपसे पूछ ले कौन कौन से पोषक तत्व पौधों में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो कैल्शियम और बोरॉन। अंगार, भूबिड़, कछु भी करेंगे ना अगर पौधों की कलिका पर, तो वो करेगा कैल्शियम और बोरॉन, और किसी की हिम्मत नहीं है कि तीसरा आदमी कुछ कर दे। कौन करेगा, कैल्शियम और बोरॉन। तो यहां पर कलिका ऊपर कौन दिखाएगा केवल और केवल कमी के लक्षण, कैल्शियम और बोरॉन, और किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद में पुरानी पत्तियों की बात करते हैं, तो यहां ध्यान रखना, NPK, MgMO, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधों की पुरानी या कौन सी पर दिखाई देंगे, निचली पर। अंगार, भूबिड़, पीलो, लाल, गच्छू भी होगा, वो किन पर होएगा, इनका नीचे की। इनकी बस की बात नहीं है कि ये यहां भी कर दें, नहीं, यहीं पर कर सकते हैं, और इनकी बस की बात नहीं है। उसके बाद में जिंक। कौन सा, जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जो, हां कि यार ये अपवाद है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों पे भी जो भी कुछ करेगा दोनों पे कर सकता है। मतलब इसके कमी के लक्षण पौधों की नई पे भी देख सकते हैं और पुरानी पे भी देख सकते हैं। वो कौन सा पोषक तत्व है, केवल और केवल जिंक। अब आवाज नहीं, ये तो हो गए कि पौधों की कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं। NPK, MgMO के लक्षण पौधों की कौन सी पत्तियों पर, पुरानी या निचली पत्तियों पर दिखाई देंगे। कैल्शियम और बोरॉन के लक्षण पौधों की कलिका ऊपर दिखाई देंगे, शिखर पर दिखाई देंगे। बाकी जितने भी पोषक तत्व है, किसको छोड़कर, जिंक को, सबके कमी के लक्षण पौधों की कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ऊपरी या नहीं। अब ये लिख दूं मैं तुम क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, कौन कौन से है बता दो इनके अलावा। CHO को छोड़कर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। NPK तो हो ही गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, कौन सा, सल्फर, अरे सॉरी सही बताया हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इनके अलावा जो भी पोषक तत्व है उनके सबके कमी के लक्षण कहां पर दिखेंगे, नई या ऊपरी पत्ती पर दिखेंगे। अब वो कौन कौन से हैं, NPK हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अब क्या बचा है, सल्फर बचा है। और फिर कल मने जन तो आ ही गया, जन की कमी के लक्षण कहां दिखेंगे, इसके तो दोनों पे ही दिखेंगे, वो यहीं आएगा। बी आ गया, तमन को ज्यादा पता है, जन वी कु
नी, ये सल्फर, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, कॉपर और निकिल, इनके कमी के लक्षण पौधों की कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? नई या ऊपरी। कुछ भी करेंगे केवल और केवल किन पे कर सकते हैं? नई या ऊपरी पत्ती पर। एक अपवाद है कौन सा? जिंक, जो दोनों पर ही दिखाएगा, नई पे भी दिखाएगा और पुरानी पे भी दिखाएगा। और कैल्शियम और बोरॉन बच्चे जो कहां दिखाएंगे? कलिका पर दिखाएंगे। अब ये ध्यान रखना कि कैल्शियम और बोरॉन कुछ भी करेगा, कुछ भी होगा, या तो अगर आपसे पूछ ले कि कलिकाओं का गिर जाना, क्या हो जाना? कलिकाओं का अपरिपक्व अवस्था में गिर जाना, जिसे बोलते हैं बीईआर। क्या बोलते हैं? बीईआर, ब्लॉसम एंड रॉट। क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम क्या है? ब्लॉसम एंड रॉट। तो ये होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से, जिसमें जो कलिकाएं हैं वो क्या हो जाती है? अपरिपक्व अवस्था में क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो कलिकाओं पर जो भी कमी का लक्षण दिखाई देगा वो किसका दिखाई देगा? कैल्शियम और बोरॉन का। कोशिका विभाजन कोई करेगा? कैल्शियम और बोरॉन। कलिकाओं पर कुछ भी होगा, कैल्शियम और बोरॉन के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। सल्फर, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, कॉपर, निकिल, इनका कुछ भी होगा, पीड़ो, मीड़ो, लाल, फाल, सब किन पर होगा? नई या ऊपरी पत्तियों पर। और इनके बस की बात नहीं है कि कहीं और कर दे। उसके अलावा जिंक के बस की बात है कि नई पे भी कर सके और ऊपरी पे भी कर सके, मतलब नई पे और पुरानी दोनों पर कर सकता है। फिर उसके बाद में ये एनपीके, एमजीएमओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, पुरानी या निचली पत्तियों के अलावा किसी पे भी एक कमी के लक्षण नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, लिखो, लिखना नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे के कौन से भाग पर दिखाई देते हैं? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधों के कौन से भाग पर दिखाई देते हैं? कौन से भाग पर दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन लिखना पुरानी पत्ती, दूसरा लिखना नई पत्ती, तीसरा लिखना कलिकाओं पर, और चौथा लिखना संपूर्ण पादप पर। और इसमें एक ये भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो कि निचली और पुरानी, मतलब निचली और ऊपरी दोनों पत्तियों पर। एक और कर लो, पांचवा भी, निचली और ऊपरी या फिर पुरानी और नई। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? पुरानी पर ही दिखाई देगा। ना तो इसके बस की बात कलिकाओं पर दिखाने की, ना ऊपरी पर दिखाने की, केवल केवल किस पे दिखेगा? पुरानी या निचली पत्ती पर दिखाई देगा। तो जो आपका पुरानी पत्तियों वाला है वो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ये तो आपको मैंने बताया, नाइट्रोजन का क्वेश्चन दिया है। ऐसे और पोषक तत्व ऐसे भी पूछ सकते हैं, फास्फोरस की कमी के लक्षण पौधों की कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? पोटेशियम की कमी के कब कहां दिखाई देते हैं? मैग्नीशियम के कहां दिखाई देते हैं? मोलिब्डेनम के कहां दिखाई देते हैं? सल्फर के, लोहे के, क्लोरीन के, मैग्नीज के, कॉपर, निकेल या कैल्शियम, बोरॉन, या ये पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण पौधों की नई व पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये भी लिख लो एक क्वेश्चन। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण पौधों की ऊपरी, कोष्टक में लिख लेना नई, व पुरानी, कोष्टक में लिख लेना निचली, दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन में लिख लो जिंक, कोष्टक में लिख लेना जस्ता। जिंक को क्या बोलते हैं हिंदी में? जस्ता। दूसरा लिखना मोलिब्डेनम, तीसरा लिखना कैल्शियम, चौथा लिखना लोहा। हो गए चार? तो क्या आएगा?
जिंक या जस्ता, ये ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण पौधों की दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब ये तो बात होगी कि कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं, ये इसके लिए एक्चुअल में ये अपन ने डायग्राम नहीं बनाया था। डायग्राम तो अपन किसके लिए बना रहे थे, किसके आधार पर, गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब इससे वो भी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ऐसे पोषक तत्व जिसकी कमी के लक्षण निचली या पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे, इनकी पौधों में गतिशीलता होती है कैसी, अत्यधिक गतिशील। अगर आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा पोषक तत्व अत्यधिक गतिशील होता है पौधों में, तो ये सभी कौन कौन से, NPK, Mg, MO, ये पौधों में कैसे होते हैं, अत्यधिक गतिशील होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद में ऊपर ही ऊपर आ जाओ, जहां पर पड़े टुगली में छिंड गए, टुगली जानो, टुगली आम तोड़े, कई बार तोड़े, क्या कैरी तोड़ी है, गोंद तोड़ा है, तो टुगली पर चढ़ जाते थे हम। अब टुगली पर कई बार चढ़ जाते थे तो उतरना भारी पड़ जाता था, तो 5-1 मिनट तो रोवे, अब कैसे उतरू राम रे, चढ़ तो गए, अब उतरा नहीं आवे, तो वो टुगली ऊपर ही ऊपर। अब ये क्या होते हैं, कैल्शियम बोरॉन टुगली में तो चिढ़ गए और ये वहीं पर क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, अब इनको उतरना नहीं आता। तो इनकी पौधों में गतिशीलता होती है कैसी, गतिशील, मतलब जहां पर पड़े हुए हैं वहीं पर पड़े रहते हैं। आपसे पूछ ले निम्न में से कौन से पोषक तत्व पौधों में अगतिशील होते हैं, तो कैल्शियम और बोरॉन। उसके बाद में एक और पत्ती यहां पर मैं बना देता हूं आपको, अगर अतिशुक्ति नहीं हो तो बना दूं, क्या अतिशुक्ति है, नहीं है ना, पौधे में और भी पत्ती हो सकती है, लेकिन वो कौन सी पत्ती होगी, नहीं है ऊपरी कोई, मैंने बताया पौधे में केवल कितनी पत्ती होगी अपने हिसाब से, तीसरा होगा तो क्या होगा, कली का होगी, इसके अलावा कोई पत्ती नहीं हो। तो तीसरी एक और, मतलब अपन ने एक पत्ती और बना दी, लेकिन वो है कौन सी, वही ऊपरी है। कमी के लक्षण तो वही कौन सी पर दिखाई देंगे, ऊपरी पर दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर एक गतिशीलता के आधार पर लिख लेना तीसरा, अल्प गतिशील। क्या लिख लो, अल्प गतिशील। और अल्प गतिशील में यहां पर उनमें से ही लिख लो 2, सल्फर और आयरन। लिख लेना अल्प गतिशील कौन से है, सल्फर और आयरन। अब जो बच्चे कुछ हैं वो सब कैसे हैं, मध्यम गतिशील है भैया। कौन से हैं, मध्यम गतिशील। अब मध्यम गतिशील में भी मुझे छाट छाट के लिखाना पड़ेगा क्या, लिखा दूं, लिखा दूं, चलो कोई बात नहीं, मेरा क्या फर्क पड़ रहा है। लो लिख लेता हूं, जिंक, सल्फर आयन लिख दिया, कल, मने, और जिंक भी क्या है आपका, मध्यम गतिशील है। पौधों में कैसा है जिंक, मध्यम गतिशील है। मैंने आपको बताया था अगतिशील, अल्प गतिशील, अत्यधिक गतिशील, बाकी सब कैसे हैं, मध्यम गतिशील। तो जिंक किस में आएगा, मध्यम गतिशील। हाँ, वो बात अलग है कि इसके कमी के लक्षण दोनों पर दिखाई देते हैं, लेकिन गतिशीलता कैसी है, मध्यम गतिशील। उसके बाद में मैग्नीज हो गया, कॉपर और निकिल, इनकी पौधों में गतिशीलता कैसी होती है भैया, मध्यम गतिशील। आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मध्यम गतिशील होता है पौधों में, तो जिंक, क्लोरीन, मैग्नीज, कॉपर, निकिल, ये कैसे होते हैं, मध्यम गतिशील। कहां पर कमी के लक्षण दिखाई देंगे इनके, मध्यम पत्तियों पर, मध्यम तो पत्ती नहीं बताई, कौन सी पर, नहीं पर, एक जिंक को छोड़कर, क्योंकि जिंक के दोनों पत्तियों पर दिखाई दे। कोई दिक्कत इसमें, कुछ सहायता मिली इससे, मिली है, तो वो सहायता का पता जब चलेगा जब आपको संडे को क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। देखे इसको पादप को आपके दिमाग में आपको कितने इसको बैठाया है, क्योंकि ये आपके दिमाग में जैसे ही पोषक तत्व से क्वेश्चन आता है कि पौधों की पुरानी पत्तियों का पीलापन, क्वेश्चन आ गया कि पौधों की पुरानी पत्तियों का पीलापन किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है, तो पुरानी आ गई, क्या आ गई, पुरानी। तो इनके अलावा और पोषक तत्वों की तरफ तो क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। इनमें से अगर कोई ऑप्शन में है जिसकी कमी की वजह से पौधे का रंग कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, पत्ती पीली पड़ जाती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, है ना, सही है। होगा टाइम। अब पढ़ेंगे अपन